तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको लॉक के व्यक्तिवादी संबंधी विचार बताऊंगी। लॉक के दर्शन का सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व उसका व्यक्तिवादिता है। उसके राजनीतिक विचारों की आधारशिला व्यक्तिवादिता है और उसने व्यक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया है। व्यक्ति को ही हॉब्स ने भी व्यक्ति को ही अपने दर्शन का केंद्र बिंदु बताया, परंतु हॉब्स के व्यक्तिवाद तथा लॉक के व्यक्तिवाद में अंतर है। हॉब्स का व्यक्तिवाद स्वार्थी व्यक्तियों के चारों ओर चक्कर काटता है, जबकि लॉक का व्यक्तिवाद उदारवाद से ओतप्रोत है। विस्तार से हम लॉक के व्यक्तिवाद को इन शीर्षकों में समझ सकते हैं। पहला, राज्य का अधिकार, व्यक्तियों की सहमति। लॉक ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौता सिद्धांत को अपनाया है, जिसका मूल विचार यह है कि राज्य की स्थापना व्यक्तियों की सहमति के आधार पर हुई है। किसी व्यक्ति को राज्य की सदस्यता स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों को समझौते में शामिल होकर राज्य का निर्माण करने की छूट है। जो व्यक्ति समझौते में शामिल नहीं होते वे प्राकृतिक अवस्था में ही बने रहते हैं। लॉक ने भावी पीढ़ियों को राज्य की सदस्यता स्वीकार करने या न करने की छूट दी है। इस प्रकार लॉक ने राज्य सदस्यता के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा का आधार किया है, अतः वह एक व्यक्तिवादी विचारक है। दूसरा, राज्य के निर्माण का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा। लॉक जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के 3 अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करता है। उन्हें वह व्यक्ति के जन्मसिद्ध, स्वाभाविक और प्राकृतिक अधिकार समझता है। राज्य का प्रादुर्भाव इन्हीं की रक्षा के लिए होता है। उसका मुख्य लक्ष्य व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखना है। व्यक्ति के पक्ष में राज्य पर सीमाएं, राज्य सत्ता की स्थिति को उच्चतर बनाना ही नहीं अपितु उसकी मर्यादाओं को उल्लेख करना भी राज्य का कार्य है। राज्य शासक समाज के प्रतिनिधि मात्र हैं। वे हॉब्स के लेवियथन की भांति निरंकुश प्रभु नहीं है, केवल उतने ही अधिकार रखते हैं जो उन्हें व्यक्तियों द्वारा दिए जाते हैं। लॉक का राज्य जनता द्वारा प्रदत्त शक्तियों का ही प्रयोग कर सकता है, क्योंकि राज्य जनता का मात्र एजेंट है। राज्य प्राकृतिक विधि के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता, जिनसे व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों का अतिक्रमण होता हो। राज्य अभी भी नागरिकों की संपत्ति का अपहरण नहीं कर सकता, अतः लॉक के राज्य की तुलना एक बड़ी कंपनी से की जाती है, जिसमें कंपनी के संचालकों और हिस्सेदारों के दायित्व मर्यादित होते हैं। चौथा, व्यक्ति द्वारा राज्य का विरोध। लॉक के अनुसार राज्य का निर्माण जन कल्याण के लिए किया गया है, अतः राज्य एक ट्रस्ट के समान है। वह जनता की सहमति पर आधारित है और वैधानिक होता है। वह हॉब्स के लेवियथन की भांति असीमित अधिकार संपन्न निरंकुश प्रभु नहीं है, अतः यदि शासक निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहता है तो यह अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने लगे, तो ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध विद्रोह या क्रांति करने का व्यक्ति को अधिकार है। व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता। उसके धर्म विषयक विचारों में भी व्यक्तिवाद की स्पष्ट झलक है। वह प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण के अनुसार धार्मिक पूजा और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उसके मतानुसार राज्य के सभी नागरिकों को इस बात की खुली छूट होनी चाहिए कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म या संप्रदाय का सदस्य बन सके। इस प्रकार जॉन लॉक ने व्यक्ति को अपनी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाया है। बार्कर के शब्दों में लॉक में व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च गरिमा स्वीकार करने तथा उसे सुधार चाहने वाले महान भावना की है। मैक्सी के अनुसार लॉक ने व्यक्तिवाद को अजेय राजनीतिक तथ्य बताया है। लॉक के व्यक्तिवादिता संबंधी विचारों में अंतर विरोध है। व्यक्ति को अपने चिंतन में अत्यधिक महत्व देते हुए भी लॉक ने उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं माना, क्योंकि उसने अपनी विचारधारा में बहुमत को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। लॉक की व्यवस्था में व्यक्ति वास्तव में प्रभुत्व संपन्न नहीं है, इसलिए सेबाइन का मत है कि लॉक ने सामुदायिक हित का बिगुल ही बजाया है, वास्तव में नहीं दिया है। धन्यवाद।